नमस्कार। सुबह सुबह में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बरखा बरी। सुबह सुबह में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। वाराणसी में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि 25 वर्ष पहले की काशी और आज की काशी में जमीन आसमान का फर्क है। ये परिवर्तन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में संभव हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय मलेशिया दौरे पर। भारत अमेरिका के बीच 10 साल की नई डिफेंस डील पर चर्चा। रक्षा साझेदारी में नए युग की शुरुआत। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं। एसआईआर का विरोध और जातिवादी राजनीति बेहद दुखद है। पीएफआई और एसएबी पर सवाल क्यों नहीं उठाते अखिलेश। चित्रकूट जनपद के कोषागार विभाग में पेंशन घोटाले की एसआईटी जांच तेज। सहायक कोषाधिकारी विकास सचान, लेखाकार अशोक कुमार वर्मा समेत 30 आरोपी गिरफ्तार। 2018 से चल रहे घोटाले में 43.11 करोड़ का गबन। बारिश से धान की फसल को नुकसान। तेज हवा से खेतों में गिर गई फसलें। तुलसीपुर और उतरौला क्षेत्रों में कटाई के बावजूद पानी भरने से किसानों में बड़ी चिंता। और प्रदेश सरकार द्वारा गन्ने का समर्थन मूल्य 30 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने की घोषणा से किसानों में खुशी। अगेती प्रजाति के गन्ने का मूल्य 400 रुपए और सामान्य प्रजाति का 390 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। तो सुबह सुबह में अपनी पहली खबर पर नजर डालते हैं। देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जीत के बाद आज पहली बार वाराणसी पहुंचे, जहां लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और सीएम योगी ने सिगरा पहुंचकर नए सतराम भवन का उद्घाटन किया। सतराम भवन के उद्घाटन के बाद सीएम योगी ने इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान काशी और तमिल की संस्कृति को लेकर क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। यह हमारे लिए सुखद संजोग है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम यात्रा पर माननीय उपराष्ट्रपति जी बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी तथा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पधारे हैं। इस धर्मशाला का उद्घाटन कुछ ही देर पहले माननीय उपराष्ट्रपति जी के कर कमलों से अभी संपन्न हुआ है। यह धर्मशाला जहां एक और श्रद्धालुओं को ठहरने की सुविधाजनक स्थान उपलब्ध कराएगी, वहीं दूसरी ओर काशी और तमिलनाडु के प्राचीन सांस्कृतिक संबंधों को भी सुदृढ़ करेगी। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेट ने शुक्रवार को यूएस इंडिया मेजर डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए। ये 10 साल की साझेदारी समझौता भारत अमेरिका के बीच रक्षा संबंधों को नई ऊंचाई देगा। देखिए एक खास रिपोर्ट। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिनों की यात्रा पर मलेशिया पहुंचे हैं। उन्होंने मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में 12वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक ADMM+ में हिस्सा लिया और कई देशों के रक्षा मंत्रियों से मुलाकात की। राजनाथ सिंह ने शुक्रवार यानी 31 अक्टूबर को आसियान रक्षा मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक में भी हिस्सा लिया, जहां उनकी मुलाकात अमेरिका के वॉर सचिव पीट हेग्सेट से हुई। इस दौरान वार्ता में अमेरिका और भारत के बीच प्रमुख रक्षा एग्रीमेंट पर मुहर लगी और डिफेंस एग्रीमेंट की रूपरेखा पर एक समझौते का आदान प्रदान भी किया गया। 3 बार टेलीफोनिक बात हमारी हो चुकी है और जब आपसे एडीएम के साइडलाइन पर व्यक्तिगत रूप से मिलकर मुझे बेहद खुशी हुई है और इस अवसर पर डिफेंस फ्रेमवर्क की शाइनिंग मैं समझता हूँ कि उसके परिणाम स्वरूप आज एक नए अध्याय का प्रारंभ होगा और मेरा पूरा विश्वास है कि आपकी लीडरशिप में भारत और यूएस के रिश्ते और मजबूत होंगे।
बता दें कि भारत और अमेरिका ने मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में 10 साल के लिए नया रक्षा फ्रेमवर्क समझौता किया है। इस समझौते पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने हस्ताक्षर किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक के बाद अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ ने इसकी घोषणा की है। समझौते के मुताबिक दोनों देश एक दूसरे से सूचना साझा करेंगे। डील में एक दूसरे को तकनीकी सहयोग देने की भी बात हुई है। वहीं राजनाथ सिंह ने इसे रक्षा साझेदारी में एक नए युग की शुरुआत बताया। उन्होंने मुलाकात की तस्वीरें एक्स पर साझा की। राजनाथ सिंह ने कहा कि ये रक्षा रूपरेखा भारत अमेरिका रक्षा संबंधों के संपूर्ण आयाम को नीतिगत दिशा प्रदान करेगी। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को एनडीए ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है, जिसमें किसानों को हर महीने 3,000, 7 एक्सप्रेसवे, मुफ्त बिजली, इलाज, पक्के मकान और कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि सहित 25 वादे किए गए हैं। आइए नजर डालते हैं पूरी खबर पर। बिहार के सियासी बहार में चुनावी वादों, दावों और नारों का दौर रफ्तार में है। पहले चरण के मतदान में हफ्ते भर से भी कम का वक्त बचा है। इसी बीच शुक्रवार को एनडीए ने बिहार चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। एनडीए के संकल्प पत्र में समाज के सभी वर्गों को साधने की तैयारी की गई है। युवा, महिला, अति पिछड़ा, दलित समाज और किसानों की चिंता एनडीए ने किया है और सभी वर्गों को साथ लेकर बिहार की समृद्धि के लिए, बिहार के नौजवान यहाँ इंडस्ट्री से इंडस्ट्रियलिस्ट हों, बिहार की महिला करोड़पति हों, इसकी चिंता किया है। महागठबंधन के तेजस्वी प्रण के 3 दिन बाद एनडीए ने बिहार के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया है, जिसे महागठबंधन के तेजस्वी प्रण की काट के तौर पर देखा जा रहा है। संकल्प पत्र में युवा और महिलाओं को फोकस में रखा गया है। 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार के अवसर का वादा, गरीब परिवार के बच्चों के लिए केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा, महिला रोजगार योजना से महिलाओं को 2 लाख की सहायता का वादा, महिला मिशन करोड़पति के जरिए 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का वादा, कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को सालाना 9,000 रुपए, अति पिछड़े वर्गों की विभिन्न श्रेणियों को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद का वादा, 7 एक्सप्रेसवे, 3600 किलोमीटर रेल ट्रैक का आधुनिकीकरण और 4 नए शहरों में मेट्रो सेवा, हर घर को 125 यूनिट मुफ्त बिजली, 5 लाख तक मुफ्त इलाज, मुफ्त राशन और 50 लाख नए पक्के मकान का वादा। तेजस्वी प्रण के 20 वादों के मुकाबले एनडीए के संकल्प पत्र में 25 गारंटियों को शामिल किया गया है। अब 14 नवंबर को बिहार के चुनावी नतीजों में देखना दिलचस्प रहेगा कि किसके वादों ने बिहार की जनता के मन को छुआ है। शाहजहांपुर के अटल सभागार में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत महिला सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने की। मुख्य अतिथि प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल और पूर्व मंत्री सुरेश राणा रहे। अपने संबोधन में मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। योगी सरकार ने बेटी के जन्म पर 5,000 रुपए, विवाह के लिए 1 लाख रुपए की सहायता तथा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया है। सुकन्या समृद्धि योजना जैसी योजनाओं ने बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा दिया है। कार्यक्रम में आत्मनिर्भर महिलाओं को मंच से सम्मानित किया गया। किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं, लड़की को बोझ न समझा जाए। लड़की हमारे लिए वरदान है और लड़की को आत्मनिर्भर बनाना, लड़की को सशक्त बनाना, लड़की को पढ़ी लिखी बनाना, इसका मतलब पूरे परिवार की तरक्की करना, पूरे परिवार का सशक्तिकरण करना, पूरे परिवार को ताकत देना। ये हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, दिल्ली के केंद्र बैठे हुए प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इन योजनाओं को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। 1 लाख रुपया शादी का मिलता है और जिसमें लोग उम्मीद करते हैं कि हमारे दरवाजे पर या हमारे लड़की की शादी में बड़े बड़े लोग आए, अधिकारी लोग, कलेक्टर, एसपी, मुख्य विकास अधिकारी, एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, ये लोग कार्ड बांटते हैं उस शादी की। और सारे एमएलए, एमपी, मंत्री ये चाहते हैं कि हम ऐसे विवाह में जाके वर वधू को आशीर्वाद दें, फोटो खिंचवाएं।
अब खबर एसआईआर के मुद्दे पर। उत्तर प्रदेश में छिड़े राजनीतिक बवाल की। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एसआईआर पर सवाल खड़े किए तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी करारा जवाब दिया। देखिए रिपोर्ट। बिहार में एसआईआर कराने की बात हो या फिर पूरे देश में एसआईआर कराने पर चर्चा, विपक्ष की ओर से निरंतर इसका विरोध किया गया है। अब यूपी में भी 4 नवंबर से इसकी प्रक्रिया की शुरुआत होने जा रही है। इसी बीच लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठाने वाले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव एक ही बात दोहराते नजर आ रहे हैं कि उन्हें लगता है कि पीडीए के लोगों को बीएलओ में शामिल नहीं किया जा रहा है। शुक्रवार को सरदार पटेल की जयंती पर उन्हें याद करते हुए अखिलेश यादव ने एक बार ये सवाल दोहराते हुए आरएसएस, बीजेपी और एसआईआर पर सवाल खड़े किए। आज जब सरदार पटेल जी को याद कर रहे हैं, आचार्य नरेंद्र जी को याद कर रहे हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि आचार्य नरेंद्र जी जातिवाद व्यवस्था के खिलाफ थे, कि जातीय का भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरदार पटेल भी एकजुट कर करके इस देश को एकजुट बना रहे थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी अगर सच्चे सरदार पटेल जी के रास्ते पे चले तो बताइए, बीएलओ ही इन्होंने किसी भी पीडीए समाज के लोगों को नहीं बना रहे हैं। अखिलेश यादव के सवालों पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी को जमकर खरी खोटी सुनाई। साथ ही सपा के नेताओं की सोच और मानसिकता पर सवाल खड़े करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि बिहार से लेकर यूपी तक बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और साथ ही एसआईआर का विरोध और जातिवादी राजनीति को बेहद दुखद बताया। समाजवादी पार्टी के लोग पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड हैं। उनकी बिहार में कुछ दाल नहीं गल रही है और उत्तर प्रदेश में सुपड़ा साफ हो रहा है। 27 में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 17 वाला परिणाम दोहराया जाएगा। अब मुखिया अखिलेश यादव जी ने जिस ढंग से घोर जातिवादी, घोर तुष्टीकरण की राजनीति का बयान देने का काम किया है, ये बहुत ही दुखद है। प्रदेश के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। एसआईआर का विरोध करने का मतलब है ऐसी मतदाता सूची का विरोध करना जो पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ भारत निर्वाचन आयोग बनाने की घोषणा कर चुका है। उत्तर प्रदेश राज्य में घुसपैठियों के माध्यम से समाजवादी पार्टी के लोग चुनाव जीतना चाहते हैं और जब एसआईआर लागू करने की घोषणा भारत निर्वाचन आयोग ने कर दी है तो अखिलेश यादव जी की जमीन खिसक चुकी है। आरएसएस से जुड़े सवाल पर डिप्टी सीएम ने भी अखिलेश यादव को करारा जवाब देते हुए कहा कि वो कभी पीएफआई और सिमी पर सवाल क्यों नहीं उठाते। अब डिप्टी सीएम के सवाल पर अखिलेश कोई जवाब देते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। गोरखपुर में सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान पूर्वोत्तर रेलवे ने राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर महाप्रबंधक उदय बोरवड़कर की अगुवाई में कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। इसके बाद संयद मोदी रेलवे स्टेडियम से वॉकथॉन की शुरुआत की गई, जो रेलवे अधिकारी विश्राम गृह और कॉलोनी होते हुए वापस स्टेडियम में खत्म हुई। इस वॉकथॉन में रेल कर्मियों और खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महाप्रबंधक ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य समाज में राष्ट्रीय एकता का संदेश फैलाना था। राष्ट्रीय एकता के लिए एक शपथ ली। सभी रेल कर्मियों ने यहाँ पे एक साथ राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए शपथ ली है और उसके बाद हम लोग ये एक वॉकेथन हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें हम लोग पैदल चलेंगे। इस हमारे रेल परिसर में हमारे सभी स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड सभी कर्मचारी हैं और सभी उच्चाधिकारी और विभिन्न अधिकारी और पर्यवेक्षकगण सभी उपलब्ध हैं। घोटाले की एसआईटी जांच तेज हो गई है। टीम ने सहायक कोषाधिकारी विकास सचान, लेखाकार अशोक कुमार वर्मा सहित 30 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है, जिसमें 4 बिचौलिए, 14 पेंशनर और 4 महिलाएं शामिल हैं। घोटाला 2018 से चल रहा था, जिसमें कर्मचारियों और दलालों ने पेंशनरों से मिलकर सरकारी धन में गबन किया। ऑडिट में 43.11 करोड़ का गबन सामने आया है। कोषागार अधिकारी रमेश सिंह ने 17 अक्टूबर को 97 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जांच में लगभग 2 करोड़ रुपए की रिकवरी हो चुकी है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीनियर ट्रेजरी अफसर द्वारा कोतवाली करबी में 97 लोगों के खिलाफ एक मुकदमा लिखाया गया है। जिन 97 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखाया गया है उसमें से एक अभियुक्त की मुकदमा लिखने के बाद इसी विवेचना के दौरान उसकी मृत्यु हो चुकी है। 30 लोग अब तक कुल अरेस्ट होकर के माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक परीक्षा में जेल भेजे गए हैं। इन 30 में 2 ट्रेजरी के कर्मचारी हैं, 4
बिचौलिए उस रैकेट के कर्ता धर्ता लोग हैं और 24 लोग वो पेंशन या परिवार पेंशन के खाता धारक हैं, जिनके खातों से ये घालमेल हुआ था, कुछ शासकीय धन का दुरुपयोग हुआ था। तो इस तरह से अभी तक कुल 30 लोग जेल में गए। लगभग 1.5-2 दर्जन लोगों ने जो पैसा उनके खातों में गया उसका जमा करने के लिए भी वो प्रयासरत हैं। कुछ लोगों ने जमा भी कर दिया है। वो प्रक्रिया अलग कोषागार अपना चला रहा है। लगभग 2 करोड़ रुपए की रिकवरी की भी हो चुकी है। आगे और भी जो भी होगी वो कोषाधिकारी आपको बताएंगे। लेकिन पुलिस की जो SIT है वो लगातार अपने साक्ष्य संकलन कर रही है और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे, नामजद लोग या प्रकाश में आने वाले, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं विराम। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचारों में आगे बढ़ते हैं। चंदौली में 6 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म और हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अलीनगर थाना क्षेत्र के रेवसा रेलवे क्रॉसिंग के पास मुठभेड़ में आरोपी रंजीत और लेखराज के पैरों में गोली लगी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस अधीक्षक आदित्य लांघे ने बताया कि घटना के बाद विशेष टीम बनाई गई थी। गिरफ्तारी के दौरान आरोपियों ने लांगनी के प्रयास में उप निरीक्षक की पिस्तौल छीनकर फायरिंग की, जिस पर पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। अपर पुलिस अधीक्षक अनंत चंद्रशेखर ने बताया कि दोनों से पूछताछ जारी है। सख्त धाराओं में केस दर्ज किया गया है। 27 अक्टूबर को अलीनगर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की की हत्या हुई थी। उसी क्रम में पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। हमारी SOG की टीम और थाने की टीम लगातार इसमें CCTV फुटेजेस और काफ़ी लोगों से पूछताछ कर रही थी और उसी क्रम में 2 लोगों की अरेस्टिंग हुई थी, लखराज और रंजीत। इन्हीं को आज अरेस्ट करने के बाद में रिमांड के लिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश कराने के लिए जाया जा रहा था। इसी दौरान इन्होंने शातिराना तरीके से यहाँ से भागने का प्रयास किया, जिसके बाद में इन दोनों व्यक्तियों द्वारा पुलिस पे भी फायरिंग की गई और उसमें फायरिंग के दौरान हमारे एक सिपाही को भी चोट लगी है और उसके बाद में जवाबी कार्रवाई में इन दोनों व्यक्तियों को पैर में गोली लगी है। प्राथमिक उपचार के लिए तीनों लोगों को हॉस्पिटल में भेजा गया और इसमें एक अलग से एक मुकदमा भी पंजीकृत किया जाएगा और बाकी इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है और फील्ड यूनिट की टीम द्वारा यहाँ पे घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा गन्ने का मूल्य बढ़ाने के फैसले से बागपत के 1.25 लाख से अधिक किसानों में खुशी का माहौल है। अब किसानों को प्रति क्विंटल गन्ने के लिए 30 रुपए ज्यादा मिलेंगे, जिससे कुल 120 करोड़ रुपए का लाभ होगा। बागपत की मुख्य फसल गन्ना है और जिले के 85% क्षेत्र में गन्ना खेती होती है। प्रदेश में बागपत का गन्ना उत्पादन चौथे स्थान पर है। जिले में 85,738 हेक्टेयर में गन्ना खेती होती है और प्रति हेक्टेयर 914 कुंतल उत्पादन होता है। अब अगेती गन्ने का मूल्य 400 रुपए और सामान्य गन्ने का 390 रुपए प्रति कुंतल तय किया गया है। गन्ने का मूल्य तो अच्छा बढ़ाया, ठीक बढ़ाया, पर हमारे पीछे किसानों के पीछे बहुत छोटे तबके की पब्लिक है, वे भी हमारे पे ही निर्भर करे, हमारे पे ही आधारित है। जैसा हमारा प्रॉफिट होगा उसी अनुसार उनका भी होगा। गरीब आदमी है, वे भी हमारे अनुसार ही चले। थोड़ा और बढ़ाने की कोशिश करें। योगी मोदी जी ठीक चला रहे सरकार, ठीक हिसाब से गन्ने का भाव बढ़ा दे तो हम भी जो है गरीब आदमी भी हमारे पे ही आधारित है बेचारे। बलरामपुर में 2 दिन से हो रही बरसात से किसानों में चिंता देखी जा रही है। धान की फसल को नुकसान पहुंच रहा है। जिले के तुलसीपुर, उतरौला आदि क्षेत्रों में किसानों द्वारा धान की कटाई शुरू कर दिया गया था। ऐसे में कटे खेतों में पानी भर जाने से नुकसान हो रहा है। तेज हवा से भी फसलें गिर गई हैं। किसानों ने बताया कि फसल में पानी भर जाने से फसलें खराब हो रही हैं। भैया 2 दिन से बारिश होकर फसल अच्छा लग रहा है और परा है बर्बाद हो गया हम लोग और फसल अच्छा लगा रहा है
अब हम लोग कहाँ जाए। धान खड़ा है जो उसका भी नुकसान है, कट गया, उसका भी जो गिर गया पानी में तैर रहा है, इसलिए नुकसान हो गया। सरकार को मदद करे, 2-3 दिन से पानी बरस रहा है। अच्छा। और हवा भी चल रही है, लेट गया सब, इसलिए दिक्कत बड़ी होगी। समाचारों का रुख करने से पहले लेते हैं फिर। अरे कहाँ जा रहे हैं आप सभी? साहब खेत की तरफ, वहाँ कंबाइन से कटाई चल रही है। देखो किसान भाइयों, कटाई के बाद बचे धान के फसल अवशेष में आग न लगाना। काहे साहब? फसल अवशेषों को जलाने से वातावरण प्रदूषित होता है, स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां बढ़ती हैं, खेत के मित्र कीट और जीवांश मर जाते हैं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है। तो साहब क्या करें? पराली प्रबंधन करें, इन्हें खेत में डीकम्पोजर डालकर सड़ाएं, कार्बनिक खाद बनाएं। जी साहब। समाचार का रुख करते हैं। दिल्ली के गुरुद्वारा मोतीबाग से शुरू हुई गुरु गोबिंद सिंह और माता साहेब कौर के पवित्र चरण पादुकाओं की चरण सुखावे यात्रा काशी पहुंची, जहां लोगों ने श्रद्धापूर्वक स्वागत किया। भाजपा विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने दर्शन कर आशीर्वाद लिया और कहा कि इस यात्रा का श्रेय प्रधानमंत्री को जाता है, जिनकी पहल से लोग दर्शन कर पा रहे हैं। यात्रा में शामिल सरदार नरेंद्र पाल सिंह ने बताया कि गुरु गोबिंद सिंह ने समाज में एकता और भेदभाव रहित जीवन का संदेश दिया था, जिसे ये यात्रा फिर से याद दिला रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हम इस यात्रा का श्रेय देंगे। ये यात्रा पहले फ्लाइट से होने वाली थी, एरोप्लेन से जाने वाली थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गुरु के चरणों का दर्शन तो देश को मिलना चाहिए। सिख समाज ने हिंदू धर्म को सुरक्षित रखने के लिए जो कुर्बानियां दी हैं, बलिदान दिए हैं, उसका हम कभी उसे वापस लौटा नहीं सकते, बस उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित कर सकते हैं। ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है। इतने लंबे पड़ाव में इतनी बड़ी संख्या में लोग गुरु के चरण पादुका का दर्शन कर रहे हैं, और इस नाते से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जो उन्होंने यात्रा सड़क मार्ग से कराई। माननीय पेट्रोलियम मंत्री जी जो हरदीप सिंह पुरी जी हैं, उनके परिवार से जुड़े हुए जो है ये उनके पास महाराज सच्चे पातशाह की धरोहर रखी हुई थी। उन्होंने जो महाराज सच्चे पातशाह की जो निशानियां हैं, इनको तख्त श्री हरमंदिर जी साहब पटना साहिब जो है वहां भेजने के लिए जो है ठीक उन्होंने पहल की, और ये सभी काफिला जो चल रहा है ये पटना साहिब जाएगा और दिल्ली से जो है ये प्रारंभ हुआ है। मथुरा के वृंदावन स्थित ठाकुर श्री बाके बिहारी मंदिर की हाई पावर्ड कमेटी ने आय व्यय और दर्शन व्यवस्था में बदलाव का निर्णय लिया है। अब मंदिर की दैनिक आय व्यय का विस्तृत लेखा जोखा रखा जाएगा और माह में उसका कमेटी द्वारा ऑडिट किया जाएगा। अध्यक्ष उच्च न्यायालय इलाहाबाद के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अशोक कुमार ने कहा कि मंदिर प्रशासन पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य करेगा और श्रद्धालुओं की सुविधा को प्राथमिकता दी जाएगी। बैठक में मंदिर की संरचना, रेलिंग, तहखाना, गोलक, हलवाई चयन, लाइव स्ट्रीमिंग और बैंक खातों की समीक्षा की गई। 3 नवंबर से श्रद्धालुओं को निर्धारित समय पर दर्शन की सुविधा दी जाएगी। ये बैठक में मूल रूप से सभी सदस्य जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नामित किए गए थे, और कमेटी, हाई पावर्ड कमेटी ने जो 4 गोस्वामी सदस्यगण नामित किए, वो सभी लोग मौजूद थे और बहुत ही अच्छे वातावरण में आज की बैठक हुई। और जो एजेंडा में इश्यूज थे उन पर विस्तार से चर्चा हुई। कुछ इश्यूज फाइनेंस से रिलेटेड थे, वो प्रबंधक आए थे, उनसे चर्चा हुई और उस पर उनसे आख्या मांगी गई है, उन्हें समय दिया गया है। कोष खाने का जो प्रक्रिया हुई है उसमें भी सभी लोगों ने विस्तार से चर्चा करी, और जो कोष खाने से संबंधित रिपोर्ट है वो विस्तृत रिपोर्ट का अध्ययन किया जाएगा। उसके पश्चात उस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की जाएगी। तो पुराने जो कुछ मुद्दे थे उन पर चर्चा की, कुछ खजाने के लिए थे, सारी उन पर चर्चा। मेरा मेन जो एम है वो है मंदिर की सुव्यवस्था, भीड़ को, दर्शनार्थियों को सुगम दर्शन, मेरा ये है।
उसके लिए मैंने अपना जो विजन है वो पेश किया है। क्या है वो मैं आपको दे दूंगा। एक कॉपी ये बची है मेरे पास, मैं आपको किसी एक को दे दूंगा, वो आप उसको पढ़ सकते हो। सर टोटल जो मेरा विजन है मैंने आज पेश किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर मिर्जापुर के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय प्रदेश स्तरीय सीनियर महिला कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में 18 मंडलों की टीमों को बुलाया गया था, लेकिन 15 टीमों ने हिस्सा लिया। पहले दिन टीमों को 2 ग्रुप में बांटकर मैच हुए। दूसरे दिन क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल खेले गए। सेमीफाइनल में वाराणसी, अलीगढ़, आजमगढ़ और मेरठ की टीमें पहुंची। तीसरे दिन फाइनल में वाराणसी ने अलीगढ़ को 20-15 से हराकर पहला स्थान जीता। आजमगढ़ और मेरठ तीसरे स्थान पर हैं। जो प्रतियोगिताएं हो रही है कबड्डी, अच्छी टीमें हैं, अच्छे लड़के हैं, सब अच्छा कबड्डी का प्रदर्शन कर रहे हैं। वास्तव में प्रदेश सरकार के नेतृत्व में सारे बच्चे पूरे प्रदेश में खेल के प्रति, खेल भावना के प्रति और खेल के प्रति लोग कैसे जागरूक हों, खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से प्रदेश सरकार हर गांव में ग्राउंड भी बनवा रही है। इसलिए प्रदेश सरकार स्वयं खेल के प्रति सजग है और ऐसे कार्यक्रम को बढ़ावा भी दे रही है। हर प्रदेश के हर मंडल में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन भी होता रहता है। ये सर पंडित दीनदयाल जी के जन्म शताब्दी के वर्ष पे प्रतियोगिता कराई जा रही है। पूरे प्रदेश से 18 मंडलों की टीमों का आज यहाँ आके जो है कि खेलना था, जिसमें से कुल 15 टीमों ने प्रतिभाग किया और आज पूरे दिन मैच चल रहा है। आज हम लोग क्वार्टर फाइनल तक कर लेंगे और कल सेमीफाइनल और फाइनल का मैच हमारा शेष रहेगा, जिसके समापन के मुख्य अतिथि माननीय सुचिता मौर्य जी हैं, माननीय विधायक मझमा। तो कल उन्हीं के उससे बच्चों को पुरस्कार वितरण का प्रोग्राम है। संगम नगरी प्रयागराज में 69वीं राज्य स्तरीय विद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में शुभारंभ हुआ। ये प्रतियोगिता 3 नवंबर तक चलेगी। 69वीं राज्य स्तरीय विद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का प्रदेश कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने उद्घाटन किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेलो इंडिया कार्यक्रम और सांसदों विधायकों के क्षेत्रीय खेल आयोजन से प्रतिभाओं को बढ़ावा मिल रहा है। प्रतियोगिता में प्रदेश के सभी 18 मंडलों, स्पोर्ट कॉलेज और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की टीमें भाग ले रही हैं। कुल 2500 प्रतिभागी और 350 टीम प्रभारी, प्रशिक्षक व अधिकारी उपस्थित हैं। प्रतियोगिता में बालक बालिकाओं के लिए अलग आवासीय और सुविधाओं जैसे पेयजल, विद्युत, मोबाइल टॉयलेट और परिवहन का इंतजाम किया गया है। निश्चित रूप से खेल और खेल की भावना और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक हम लोगों को नारा दिया, एक हम लोगों को मार्गदर्शन दिया कि विधायक लेवल पे भी हो, सांसद लेवल पे भी हो, मिनिस्टर लेवल पे भी हो, तो निश्चित रूप से ये बच्चों का उत्साह वर्धन करता है। जो विजेता हैं वो यहाँ 30 तारीख से लेकर 3 नवंबर तक खेलेंगे। विभिन्न मंडलों से लगभग 2200 खिलाड़ी यहाँ आए हैं। विभिन्न विद्यालयों में इनको ठहराने की व्यवस्था की गई है, अच्छी व्यवस्था है और मौसम भी अच्छा है, तो बच्चे निश्चित रूप से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे और यहाँ से जो बच्चे विजयी होंगे और नेशनल लेवल पर खेल में प्रतिभा। तो समाचारों में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।